वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बाय स्टोरीवर्स के एक न्यू वीडियो पर। और इस समय आप सुन रहे हैं द डिमोनिक स्वॉर्ड यानी नकुल की कहानी। तो मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में 18+ मोमेंट्स जैसे लड़ाई झगड़ा मारकाट खून खराबा और रोमांटिक सीन्स भी है, तो प्लीज अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर ही देखना। अगर आपको धमाकेदार एक्शन पैक स्टोरी सुननी बहुत ही अच्छी लगती है तो आप हमारे दोनों ऑडियो चैनल्स को सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। अगर हमारी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। बाकी नीचे आपको कहीं ना कहीं कमेंट का बटन तो दिख ही जाएगा, तो उसके ऊपर भी कुछ कमेंट तो कर ही देना अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे। तो चलो स्टोरी करते हैं स्टार्ट। कुछ देर पहले नकुल एक पहाड़ी चोटी की ओर बढ़ चुका था जो कि पूरी तरीके से बर्फ से ढकी थी। और अब आगे एक विशालकाय आकृति अपना मोटा सा मुक्का जोर से एक काली परछाई की ओर मारता है और देखते देखते ये काली परछाई वहां से गायब हो जाती है। यह आकृति एक भालू जैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन ये अजीब तरीके से इंसानों जैसी भी दिखाई दे रही थी। इसके शरीर पर प्योर व्हाइट फर था और ये 5 मीटर लंबा दिखाई दे रहा था। हालांकि नॉर्थ पोल पर पाया जाने वाला ये व्हाइट पोलर बियर जैसा दिखने वाला बीस्ट मूवमेंट और अपनी स्पीड दोनों में अपने विशालकाय शरीर की वजह से बहुत ही धीमा था, यानी कुल मिलाकर वो बहुत ही क्लमजी लग रहा था। और इसी वजह से वो काली सी परछाई वो बार बार उससे बचती जा रही थी। उसके मुक्के जमीन पर तो लगते थे, लेकिन वो काली परछाई स्पीड में तेज होने की वजह से उनसे बच जाती थी। ऊपर से कभी कभी उस काली परछाई को उस व्हाइट पोलर बियर के ऊपर अटैक करने का मौका मिल जाता था, और ऐसा इस बार भी हुआ था। देखते देखते वो काली सी परछाई उसके एक कंधे पर जोर से वार कर देती है और वो बड़ा सा बियर गुर्राते ही रह जाता है। इस समय उस बड़े से जानवर के गले में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज रही थी, क्योंकि उसके शरीर पर यह घाव हुआ था और इसी वजह से शायद उसको गुस्सा आ रहा था। लेकिन ये बस थोड़ी सी देर के लिए था, क्योंकि देखते देखते वहां पर बहुत सी ठंडी हवाएं इकट्ठी होने लगती है और देखते देखते उसके कंधे पर लगे उस घाव को तेज से हील करने लगती है। अम्मा यार, इससे लड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन इसे मारना इतना मुश्किल क्यों है? और जैसा कि हमें पता है, हमारे एपिसोड में काला कौन काली सी आकृति कौन हो सकती है? वही हमारा हीरो नकुल, जो कि लगातार अपने सामने मौजूद रैंक 3 के आइसबॉर्न यति की सीमाओं का परीक्षण कर रहा था। नकुल पहले ही इन सब चीजों की जांच करने के लिए उस पर्वत श्रृंखला की चोटी की गहराई में पहुंच गया था, और इसी वजह से वो बाकी प्रतिभागियों से अलग भी हो गया था। यार, 500 मीटर के दायरे में यह पहला रैंक 3 का जानवर है जिससे मैं मिल पाया हूँ। मुझे शायद थोड़ा और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। नकुल के आसपास उसको एक पहाड़ी इलाके के अंदर टेलीपोर्ट किया गया था, लेकिन वो अभी इस पहाड़ी इलाके की एक पहाड़ी के शिखर पर था, लेकिन फिर भी उससे कई किलोमीटर दूर भी था। देखते देखते वो इतनी जोर से दहाड़ता है और अभी अभी लगी चोट की वजह से गुस्से के अंदर नकुल के ऊपर झपटने लगता है। उसका ढांचा बड़ा ही प्रभावशाली था और देखने में वो बड़े ह्यूमन जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी स्पीड एक कछुए से भी धीमी थी। नकुल बस उसके हमले से बच निकलता है और फिर उस जानवर की पीठ के ऊपर प्रकट हो जाता है और अपना हाथ उस पीठ पर रखकर वो तेजी से अपने हाथ से काला धुआं निकालने लगता है। और जो होना था वही होता है। नकुल का काला धुआं देखते देखते उस यति की पीठ को पूरी तरीके से गला कर रख देता है। नकुल उसकी पीठ पर एक जोर की लात मारता है और देखते देखते नकुल उससे पीछे छटक कर गिरता है। वहीं दूसरी ओर वो यति इस समय पूरी तरीके से निर्जीव लग रहा था। उसकी जान उसके शरीर से निकल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर नकुल ने उससे उछलते टाइम अपने चमगादड़ के पंख बुला लिए थे, इसी वजह से वो धीरे धीरे जमीन के ऊपर लैंड होता है। और इस समय तक उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के उस रून के अंदर देखते देखते एक लिखा दिखाई देने लगता है। वहीं इस एक नंबर को देखकर नकुल के मन में कुछ न कुछ राहत होने लगती है। आखिरकार इसके अंदर कुछ तो हलचल हुई। इसका तो एक ही मतलब होता है कि रैंक 2 से नीचे के वर्जन्स जो कि इन यतीज के हैं, उन्हें मारने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। बस अगर मैं झुंड के अंदर रैंक 2 के उन यतीज के ग्रुप को मारूं तो कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन वो भी शायद 1 नंबर का ही होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इन रैंक 3 के यतीज को मारूं तो मुझे डायरेक्ट 1 नंबर का फायदा होगा। नकुल ने इस चढ़ाई के दौरान लगभग रैंक 2 के बहुत से जानवर मारे थे। ये उन यतीज में से एक थे, लेकिन फिर भी इसके बाद भी नकुल के उस रून के अंदर कोई भी हलचल नहीं हुई थी। लेकिन अब जब नकुल ने रैंक 3 के यति को मारा था, तभी उसके रून के अंदर एक लिखा दिखाई देने लगा था। अरे यार, एक तो ये आसपास का एटमॉस्फेयर जो अपने शरीर की रक्षा करने के लिए किसी भी इंसान को अपने शरीर के ऊपर ही अपने ब्रीदिंग की बहुत सी मात्रा खर्च करने के लिए मजबूर कर देता है। ऊपर से ये यतीस इनकी इस ठंड के अंदर अपनी लाइफ फोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काबू हो जाता है और इनकी लाइफ फोर्स बढ़ भी जाती है।
जैसे इनको कोई चोट लगती है, ये ठंडी इनकी लाइफ फोर्स बनकर और इन्हें हील करने लगती है। अगर सही ढंग से देखा जाए तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा और भी बहुत सी चीज़ों के लिए एक टेस्ट जैसा है, जिसमें सिर्फ अकेली स्ट्रेंथ से तो कोई भी काम नहीं बनने वाला। कंटेस्टेंट्स जितने चाहे उतने जादुई जानवरों का शिकार कर सकते थे, लेकिन सिर्फ 3 दिनों के अंदर। ये उनकी टाइम लिमिट थी और इसीलिए उन्हें अपने एनर्जी सोर्स के प्रति थोड़ा सावधान भी रहना था। अगर वो ज़्यादा खर्च हो गया और किसी भी जानवर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया तो वो बच नहीं पाता। लेकिन चाहे यहाँ पर कितने बड़े आकार के परिवार से आने वाले कुलीन क्यों ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पहले से इस टेस्ट की तैयारी करके आए होंगे और इसीलिए शायद उनके पास अभी के लिए तो कोई भी औषधि या कुछ भी नहीं होगा जिससे वो खुद को टॉप लेवल पर बनाए रखें। लेकिन मेरे पास तो है ना। नकुल इस समय उस बर्फीले पहाड़ पर हवा के थपेड़ों के बीच खड़ा था और फिर कुछ सोचकर वो अपना मन बनाता है और फिर उस बर्फीले पहाड़ के शिखर की ओर देखने लगता है। मुझे और ऊपर जाना होगा। इसी बीच शेफलान पर्वत के दूसरी साइड जवान लड़के लड़कियों का एक समूह पहाड़ पर चढ़ता जा रहा था। इस ग्रुप में एक लाल बालों वाली लड़की और एक लड़का थे जो कि दोनों भाई बहन लग रहे थे। ऊपर से यहाँ पर मोवलोस परिवार का वो कुलीन लड़का और कुछ और भी कल्टिवेटर्स यहाँ पर देखे जा सकते थे। ये मोवलोस परिवार का युवा लड़का रैंक 2 के एक यति के शरीर से एक लंबा सा भाला निकालते हुए बोलता जा रहा था, अरे यार ये काम नहीं करेगा, हमें और भी ऊपर जाना होगा वरना हमें कोई अंक नहीं मिलेगा। मोवलोस परिवार के उस लड़के और कुछ और लड़के लड़कियों ने, जिनमें कि वो लाल बालों वाले भाई बहन भी शामिल थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाकर शिकार करने का और फिर उसे समान रूप से विभाजित करने का निर्णय लिया था। लेकिन स्पष्ट था कि मोवलोस वंशज सैमुअल बड़ा हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा था। इस समय वो सारे के सारे पॉइंट्स हड़पना चाहता था। सैमुअल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें कम ऊंचाई पर रहना चाहिए। मेरी बहन इन मामलों में कभी गलत नहीं होती। वो लाल बालों वाला आदमी देखते देखते उस लड़के से कहता है। वहीं दूसरी ओर उस सैमुअल मोवलोस, वो तो कहीं अपने घमंड के अंदर ही चूर था और इसी घमंड में वो उस आदमी की अवहेलना करते हुए बोलता है, और तुम्हारे छोटे से एजी परिवार को इसके बारे में क्या पता होगा। इस एरिया में सिर्फ रैंक 2 के जादुई जानवर है। अगर हमें पॉइंट्स जुटाने हैं तो हमें और ऊपर चढ़ना ही होगा। ग्रुप के बाकी के लोग भी उस कुलीन लड़के की बात सुनकर अपना सर हिलाते हैं और फिर सैमुअल के पीछे चलने लगते हैं। उस आदमी की बात सुनकर एजी परिवार के आदमी ने भी पीछे की ओर मुड़ा और फिर अपनी बहन से पूछने लगा, क्या अभी भी वहां पर खतरा है? लड़की अपना सर हिलाती है और फिर एक पर्वत शिखर की ओर देखते हुए कांपने लगती है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बार बार यही फील हो रहा है कि हम जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे इस टेस्ट के अंदर हम उतने ही असफल होने के करीब पहुंचेंगे और शायद ये हम सब की जिंदगी और मौत से जुड़ी चीज है। उस लड़की की कांपती आवाज और शरीर को देखकर उस लड़के को भी कुछ समझ आ गया था और इसी वजह से देखते देखते वो लड़का भी शिखर की ओर देखने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वहां पर सबसे शक्तिशाली मौजूद जानवर की प्रेजेंस को महसूस करके इतना कांप रही हो और सिर्फ इसी वजह से हमें ऊपर जाने को रोक रही हो। वहीं दूसरी ओर उस लड़की की वो बातें सुनकर लड़की अपना सर हिलाते हुए बोलती है, नहीं, मुझे लगता है कि खतरा हमारी ओर आएगा, खुद चलकर। टेस्टिंग के पहले ही दिन बहुत से छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए थे और छोटे और मध्यम आकार के परिवारों के सदस्य और यहाँ तक कि कुछ अकेले कल्टिवेटर्स भी बड़े आकार के कुलीन परिवारों के वंशजों के पीछे चलने का विकल्प चुन चुके थे। आखिरकार वातावरण कठोर था और ये थी बड़े ही लचीले ग्रुप्स बनाकर इन लड़ाई को लड़ना आखिरकार एकेडमी के अनुमानों के अनुरूप था। हालांकि अभी भी वहां पर कुछ ऐसे व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने अकेले पहाड़ को चुनौती देने का साहस किया था। अपना हीरो नकुल भी इन्हीं लोगों में से एक था, क्योंकि लाखों में एक है ना बंदा। वहीं दूसरी ओर नकुल इस समय एक बड़े पेड़ के अंदर छेद करके छिपा हुआ था। रात हो चुकी थी और भले ही वो अंधेरे के अंदर स्पष्ट रूप से देख पाता हो, लेकिन पहाड़ पर तापमान इतना गिर गया था कि उसे अपनी चढ़ाई के दौरान कई ब्रेक लेने पड़े थे। रात में चलने से मैं बस बेकार ही थक जाऊंगा। उससे अच्छा तो यह होगा कि मैं कल सुबह ही निकलूं। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि आखिरकार मैं अधिक आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच ही गया हूं। ये सब कहते कहते वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उस पत्थर वाले रून के ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करता है और तभी उस रून के ऊपर 22 लिखा दिखाई देने लगता है। यार, दिक्कत की बात तो यही है कि मैं बाकी कंटेस्टेंट के शिकार की संख्या नहीं देख सकता, इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे खुद को रोकना चाहिए या फिर और जोर लगाना चाहिए। वैसे तो सेफ्टी के लिए मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए और यही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा।
वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा तबाही मचाने वाले मंत्र किसी के पास होंगे भी। इस समय नकुल उन आइस बाउंड यतीज़ को मारने के लिए अपनी डिमोनिक फॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट था, क्योंकि उसकी बाकी की कोई भी क्षमता सिर्फ उस यती को ऐसी चोटें पहुंचाती जिससे वो ठंडी हवा मिनटों में हील कर देती थी, जबकि उसके हाफ डिमोनिक फॉर्म का वो रूप और उसका वो प्रहार देखते देखते उस यती को आराम से मार देता था। बस थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, फिर मैं यहाँ से निकलूंगा। नकुल को इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और फिर देखते देखते वो अपने कपड़े उतार देता है। इस समय वो ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि वो अपने शरीर से एको को बाहर आने दे सके, और तभी देखते देखते एको बाहर आता है और उसे चारों ओर से लपेट लेता है। वो अपने शरीर से उसे इसीलिए बाहर बुला रहा था क्योंकि उसका बीस्ट उसके शरीर की ब्रीदिंग से बना था और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वो ठंड के हमले का विरोध करता था। नकुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और चमगादड़ के शरीर के भीतर उस गर्मी के अंदर सो गया। एक तरीके से ये सब ऐसा था जैसे मानो उसका बीस्ट उसके शरीर के लिए एक रज़ाई का काम कर रहा था। अगली सुबह उसने एको को वापस अपने शरीर के अंदर बुला लिया और फिर देखते देखते अपने कपड़े वापस पहन लिए। उसने अपनी चढ़ाई इस टाइम तक वापस स्टार्ट कर दी थी। इस समय नकुल जिस जैसे ज़्यादा ऊंचाई पर जाता जा रहा था वैसे वैसे वहाँ का आसपास का टेम्परेचर बहुत ही गिरता जा रहा था। एक तरीके से यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। नकुल अभी अपने आसपास के उस गिरते हुए टेम्परेचर को देखते हुए ऊपर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी अचानक से एको उसके माइंड के अंदर एक स्पेशल इमेज भेजता है। इसे देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन नकुल जो कि अब तक ऊंचे क्षेत्र की ओर लगातार बढ़ता जा रहा था, वो अपनी डायरेक्शन को बदल देता है। उसने सफ़ेद जमीन पर अपना एक घुटना टिकाया और फिर अपने नीचे के उस दृश्य को देखा जहाँ पर एक ढलान दिखाई दे रही थी। इसने पहाड़ के किनारे एक छोटी चट्टान बना दी थी। ये कुछ 100 मीटर लंबी थी और ज़मीन से सिर्फ 20 मीटर ऊपर थी, और ये सारा सीन पहाड़ के अंदर एक आइसी वैली की तरह लग रहा था। और इस छोटी सी वैली के अंदर दर्जनों रैंक 3 के आइस बाउंड यतीज़ आराम करते जा रहे थे, या फिर शायद आलस से इधर उधर घूम भी रहे थे। उन्हें देखते ही नकुल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी।